हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रिया का पार्ट 1, यानी कि हमने विभाजित किया है क्रिया को 2 भागों में। हम आपको समझाएंगे आसान तरीके से, जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इतने इजी तरीके से सारे टॉपिक सीखने को हमारे चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रिलेटेड वीडियो हम डेली आप तक लाते रहें। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्रिया। इतने आसान तरीके से मैं आज आपको क्रिया बताऊंगी कि जितना आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। और क्रिया ऐसे है कि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्स में आते हैं और हम उनको कर नहीं पाते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें हम ब्लैंक कर देते हैं। तो क्रिया की जो आज मैं जितने इजी तरीके से आपको सिखाऊंगी उतना आज तक आपने कहीं भी सीखा नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्रिया के टॉपिक को। जो पहले हम बताएंगे आपको क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है क्रिया की, यानी कि परिभाषा। क्रिया का मतलब क्या है? क्रिया को इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं हम वर्ब। तो चलिए हम क्रिया की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि किसी चीज को भी सीखने के लिए पहले है कि हम उसकी प्राइमरी चीजों को सीखें, यानी कि किसी भी वो परिभाषा को तब जब हम पहले सीखेंगे, क्योंकि उसके अंदर की चीजें हम तभी सीख पाएंगे जब हमको उसकी डेफिनेशन पता होगी, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से ही हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब कि जिस शब्द से अथवा शब्द के समूह से आपको पता चले कि यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है तो वो क्या होगा, वो आपकी क्रिया होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। गीता नाच रही है, तो इसमें क्रिया क्या है बताइए। अच्छा, क्रिया क्या हो सकती है इसमें इसकी क्रिया होगी नाचना। नाचना है वो क्या है, इसमें इसकी क्रिया है, यानी कि यहाँ पे एक क्रिया हो रही है। फिर सेकंड है आपका, वो है आपका बच्चा दूध पी रहा है, तो इसमें क्रिया क्या होगी आपकी। इतने इजी जो हम आपके लिए ऑप्शंस लेके आते हैं, इतने इजी एग्जांपल्स लेके आते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। अगर आपको आती हैं ये सारी चीजें अच्छे समझ में, आपको हमारा चैनल पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसमें बच्चा दूध पी रहा है, तो इसमें पीना क्या हो जाएगा, पीना हो जाएगा आपका क्रिया। क्या हो जाएगा, क्रिया होगा यहाँ पे आपका पीना। फिर नेक्स्ट है, राकेश कॉलेज जा रहा है, तो राकेश कॉलेज जा रहा में जो जाना होगा वो यहाँ पे आपकी क्रिया हो जाएगी। यानी कि इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है, जिन शब्दों के समूह या किसी कार्य को होना, मतलब जहां पे कोई कार्य हो रहा हो उसको करने का बोध दिया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रिया बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे धातु क्रिया के बारे में कि धातु क्रिया क्या होती है। देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है वो होता है आपका धातु। अगर आपका प्रश्न आ जाए कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा धातु क्रिया। क्या होगा आपका धातु क्रिया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो आप इजी समझ के छोड़ देते हैं और एग्जामिनर जानता है कि आप कहाँ पे फंस सकते हैं, वो कहाँ पे आपको फंसा सकता है, आपका माइंड कहाँ पे घूमेगा। तो एग्जैक्टली वो वही चीजें रख देता है और जैसा कि वो जानता है वैसे ही हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आ जाए कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो धातु क्रिया क्रिया का मूल रूप हो जाएगी। जैसे कि लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो, पा आदि, ये शब्द जहाँ पे आएंगे वो धातु क्रिया हो जाएगी। इन्हीं धातुओं से लिखता, जैसे लिख से क्या बनेगा, लिख में ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका लिखता। पढ़ में भी ता जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका पढ़ता। इसी तरीके से जा में ता तो जाता, खा में खा खाता, गा में ता गाता। इस तरीके की क्रियाएं आपकी यहाँ पे बन जाएंगी। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइए, चैनल को शेयर करते जाइए, क्योंकि जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम आपके लिए नए नए टॉपिक डेली लेके आते रहेंगे और आपका एक अच्छा मार्गदर्शक करते रहेंगे। फिर हम बात करते हैं क्रिया के भेद। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वहां पे आपको याद रखने की जरूरत है कि क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
होते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है। तो अब इनको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है अकर्मक क्रिया और क्या है सकर्मक क्रिया। जितने इजी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे उतने इजी तरीके से आपको किसी भी चैनल पे क्रिया पढ़ने को नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अकर्मक क्रिया के बारे में कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जब कहीं पे कार्य हो रहा हो और उसका जो सीधा फल है वो क्या है, निष्कर्ष है, वो कर्ता पे पड़े। यानी कि यहाँ पे कर्म की कोई भी बात नहीं की गई, जो भी चीजें हैं वो है कर्ता पर उसका सारा प्रभाव पड़े और यहाँ पे कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। गौरव रोता है, तो रोना क्या है, ये डायरेक्ट क्या है, अकर्मक क्रिया है। यानी कि यहाँ पे जो सीधा फर्क है वो किस पे पड़ रहा है, वो पड़ रहा है क्रिया पे। यहाँ पे कर्ता पे पड़ रहा है, यहाँ पे कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे कर्म के बारे में कोई भी बात हम नहीं कर रहे हैं। फिर अगला है यहाँ पे सांप रेंगता है, तो क्या ये रेंगना भी क्या, ये सीधा का सीधा जो फर्क डाल रहा है वो कर्ता पे डाल रहा है। यहाँ पे कोई भी कर्म की बात नहीं की गई है और यहाँ पे कोई भी कर्म से रिलेटेड सेंटेंस नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। यानी कि सीधा सीधा जहाँ फल कर्ता पर पड़े उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अब हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर, अभी अकर्मक क्रिया में क्या था कि फल कर्ता पे पड़ना चाहिए था, लेकिन सकर्मक क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है, जो फल है, जो प्रभाव है, वो किस पे नहीं पड़ना चाहिए, वो कर्ता पे नहीं पड़ना चाहिए, वो किस पे पड़ना चाहिए, वो पड़ना चाहिए आपका कर्म का। इन क्रियाओं फिर आ रहा है, इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। यानी कि सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ साथ कर्म का भी होना आवश्यक होता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म का होना कोई भी आवश्यक नहीं होता है। तो सकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं। मैं लेख लिखता हूँ, ये क्या है, मैं लेख लिखता हूँ। लिखना क्या है यहाँ पे, लिखना है यहाँ पे आपका कर्म, क्या है, लिखना है कर्म। फिर रमेश मिठाई खाता है, खाना क्या है, खाना है यहाँ पे आपका कर्म। आशा कर रहे हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं डेली डेली आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं, तो आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम डेली वीडियोस लाएं वो आपको टॉपिक टू टॉपिक आपके पास पहुंचते रहें और आपके सारे टॉपिक जो हैं अच्छे से क्लियर होते रहें। फिर है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, अब आप ये जानना चाहेंगे द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। क्या मतलब, दो कर्म, जहां पर दो कर्म दिए गए हों उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे द्विकर्मक क्रियाएं। यानी कि कभी कभी आपका ऑप्शन आ जाता है द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, तो वहां पे आपको जो ऑप्शन आपको करेक्ट करना है वो आपका ऑप्शन होगा जहां पर दो क्रियाएं होती हैं उनको हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि मैंने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ पर क्या, मैंने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ पे पुस्तक और दी, ये क्या, ये दो क्रियाएं हो गई हैं आपकी। यहाँ पे कितनी क्रियाएं, क्रियाएं हो गई हैं आपकी दो। फिर यहाँ पर सीता ने राधा को रुपए दिए, किसको दिए, सीता ने राधा को रुपए दिए, तो यहाँ पर भी क्या है आपकी दो क्रियाएं यहाँ पर आपकी हैं। आप देखिए UPSC के क्या अभी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज इस टाइम हमारे जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर रखा है कि इस 6 महीने के अंतर्गत वो वैकेंसी निकाल के हमको एक जॉब देंगे। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग अब मेहनत करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन को जो कठिन वक्त अगर आपने काट लिया है तो आप अपनी जिंदगी में
कुछ भी कर सकते हैं। आप मेहनत करिए अपनी ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना, मेहनत आपको अपनी ज़िंदगी में मेहनत अगर आप करते रहेंगे तो आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। कहते हैं ना, असफल होने का भय, जिंदगी में सफल होने का भय असफलता के भय से कहीं अधिक होना चाहिए। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप नहीं हो पाए तो क्या होगा। आपको ये सोचना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर ही सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। या क्या कि मैं करके यहाँ पे दिखाऊंगा, यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करते रहनी है। जब तक करते रहनी है जब तक आपको क्या एक मंजिल ना मिल जाए, क्योंकि जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक क्या हम सफल नहीं हो पाएंगे। और असफल व्यक्ति का कोई भी वजूद नहीं होता है। अगर हमें समाज में इज्जत पानी है तो हमको सफल होना ही पड़ेगा। अब देखिए प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखिए प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। आपका क्वेश्चन आ सकता है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। आपका ऑप्शंस होगा, आपके ऑप्शन होंगे 3, 2, 4 और 5। तो यहाँ पे आवश्यकता है कि आप अच्छे से हमारे वीडियो को देखें, अच्छे से क्रिया को समझें, तो आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो क्रिया जो प्रयोग के दृष्टि से होते हैं वो क्रिया के भेद कितने होते हैं? 5, यानी कि 5 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब पहले हम बात करते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? तो देखिए जहां पर केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। यानी कि जहां पे सिर्फ एक क्रिया की बात हो, एक क्रिया के अलावा और भी कोई क्रिया ना हो। जैसा कि आप हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है वो देखिए, आप आए, तो यहाँ पर आना क्या है? आए क्रिया है, बट क्या एक ही क्रिया यहाँ पे यूज की गई है। एक क्रिया के अतिरिक्त और कोई क्रिया यहाँ पे यूज नहीं की गई है। तो ये क्या है? ये है आपकी सामान्य क्रिया। फिर वह नहाया, तो नहाना क्या है आपका? यहाँ पे नहाना है आपकी क्रिया। यानी कि इन एग्जाम्पल्स में सिर्फ एक क्रिया का इस्तेमाल हुआ है और आप ये समझ सकते हैं जहाँ पर एक क्रिया का इस्तेमाल हुआ हो वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी सामान्य क्रिया। अब हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो जहाँ 2 अथवा 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं जहां पर 2 अथवा 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की गई हों। आपका है सविता महाभारत पढ़ने लगी, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2 क्रियाएं कहाँ पे हैं। तो देखिए पहली तो है पढ़ने, क्या है इसमें? पढ़ने क्या है? एक क्रिया है। और दूसरा क्या? लगी, ये क्या है? ये भी आपकी एक क्रिया। यानी कि यहाँ पे 2 क्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कौन सी होगी? ये होगी आपकी संयुक्त क्रिया। फिर दूसरा है वह खा चुका है, तो इसमें एक तो हो जाएगी खाना आपकी क्रिया और दूसरी हो जाएगी चुका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की क्रिया के बारे में, नाम धातु क्रिया। कि नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाती है। वो किससे किससे बनी होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्दों से बनी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि हथियाना, शर्माना, ये क्या है? ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी हुई है। अपनाना, लजाना, चिकनाना और झुटलाना आदि शब्द क्या हैं? ये संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। देखिए जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को उस कार्य को कराने की प्रेरणा देता है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है या कहलाती है। कि जहाँ पे कर्ता खुद कार्य को नहीं कराता, किसी अदर पर्सन को कार्य करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, वो क्या होती है? वो होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी क्रियाओं के 2 कर्ता होते हैं। देखिए पहला कर्ता होता है आपका प्रेरक कर्ता। प्रेरक कर्ता कौन सा होता है?
जो एडवाइस दे रहा होता है, क्या, जो प्रेरणा प्रदान करने वाला हो, यानी कि जो एडवाइस दे रहा हो। दूसरा होता है प्रेरित करता, यानी जो प्रेरणा ले रहा हो। एक एडवाइस देता है, दूसरा लेता है, तो देने वाला प्रेरक करता हो जाएगा और एडवाइस लेने वाला प्रेरित करता यहाँ पे हो जाएगा। जैसे श्यामा राधा से पत्र लिखवाती है, तो यहाँ पे जो श्यामा है वो है आपकी प्रेरक करता। क्या है? वो है आपकी प्रेरक करता, क्योंकि वो कार्य करवा रही है। किससे करवा रही है? वो राधा से कार्य करवा रही है, तो राधा क्या हो जाएगी? राधा हो जाएगी आपकी प्रेरित करता। अब बात करेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया के बारे में कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी किसी एक क्रिया से पहले अगर दूसरी क्रिया को प्रयुक्त किया गया तो वो क्या कहलाएगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि मैं अभी सोकर उठा हूं, इसमें उठा हूं क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग किया गया, यानी कि जो उठा हूं शब्द है उससे पहले आपको किसका प्रयोग किया गया है? वहां पे आपका सोकर का प्रयोग किया गया है। अतः सोकर जो है आपका शब्द वो आपका क्या है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि अभी सोकर, यहाँ पे क्या सोकर का इस्तेमाल पहले किया गया है, उठा हूं बाद में किया गया, तो सोकर आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपूर्ण क्रिया की तरफ। अपूर्ण क्रिया क्या होती है? कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। कई बार क्रियाएं दी गई होती हैं पर हम उसका अर्थ जो है स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहलाती हैं। जो ऐसी क्रियाएं होती हैं उनको हम कौन सी क्रिया कहते हैं? उनको हम कहते हैं अपूर्ण क्रियाएं। जैसे कि यहाँ पे देखिए गांधी जी थे, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा गांधी जी क्या थे। आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना चाह रहा है राइटर या आपका एग्जामिनर, आप यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे। तुम हो, क्या हो, यहाँ पर क्लियर नहीं है क्योंकि ये अपूर्ण क्रिया है, यहाँ पर क्रिया का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं होती हैं। अब इन्हें वाक्यों को फिर से पढ़िए। जैसे कि अब इन अपूर्ण क्रियाओं को अगर आपको पूर्ण बनाना है तो आप कैसे करेंगे? गांधी जी राष्ट्रपिता थे। गांधी जी क्या थे? राष्ट्रपिता। यानी कि ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? गांधी जी राष्ट्रपिता थे, तो ये आपकी क्या पूर्ण क्रिया हो गई है। और गांधी जी थे ये तो समझ में आ ही नहीं रहा क्या थे। यहाँ पे आपका एग्जामिनर क्या यूज करना चाह रहा है, तो वो हो जाएगा आपका अपूर्ण क्रिया। फिर देखिए तुम हो, यहाँ पे तो तुम क्या हो? तुम मूर्ख भी हो सकते हो, तुम आलसी भी हो सकते हो, तुम कुछ भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उसने क्लियर नहीं किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी पूर्ण क्रिया है उसमें आपने इस्तेमाल किया है तुम बुद्धिमान हो। क्या है? तुम बुद्धिमान हो। इन वाक्यों में क्रमशः राष्ट्रपिता और बुद्धिमान शब्दों के प्रयोग से स्पष्टता आ जाती है, ये स्पष्टता आ गई है कि ये शब्द पूरक हैं। यानी कि जो राष्ट्रपिता और जो बुद्धिमान शब्द हैं वो क्या है? वो है एक दूसरे के पूरक। अगर आपको क्रिया का ये चैप्टर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि रिलेटेड वीडियो हम आप तक लेके आते रहें।